Hello everyone, so today we are going to discuss about the torque on a rectangular current carrying loop in a uniform magnetic field। आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, जैसे आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पर साउथ पोल रखा है, तो उसके बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखनी है। तो आपने क्या किया, यहाँ से ए बी सी डी इसके बीच क्या रख दी है, एक रेक्टेंगुलर, देखो इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, करंट कैरिंग लूप जिसमें से कि आई जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, और उसको किसके बीच में रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होगी। तो आपको पता है नॉर्थ जो पोल होता है मैग्नेट का, उससे साउथ पे किस तरफ को जाती है, नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है। और सपोज ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर जा रही है वो आपकी कैसी है, वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है उसकी साइड्स जो है वो आपको सपोज करनी है। लेट अस सपोज आपकी ये वाली जो साइड है वो ए साइड है, जो ये लंबी वाली साइड है वो आपकी बी साइड है, और ऐसे यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ये वाली साइड भी आपकी बी हो जाएगी। और करंट कहाँ से जा रहा है, सपोज यहाँ से जा रहा है और यहाँ से घूमता हुआ ये बाहर को निकल रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने से पहले इस पे फोर्सेस भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम केस लेते हैं, इसमें टू केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस आपका आता है जो कि हम सिंपल केस कहते हैं। इसमें आपको क्या कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा तो है, इन सच अ वे, किस तरह से रखना है, सो दैट आपको जो ये लूप का जो प्लेन दिखाई दे रहा है वो किसके साथ हो, इस लूप का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है जो वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, प्लेन ऑफ लूप इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपका प्लेन है, ओके, ABCD का जो प्लेन है वो किस में है, वो एक ही प्लेन में है। यानी कि इसको नॉर्मल सिंपल कंडीशन हमने दी है, सिंपल फॉर्म में अभी रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड और जो इस प्लेन का, जो इस लूप का प्लेन है आपका, वो क्या है, वो सेम प्लेन में है। ओके, ये दोनों सेम प्लेन में है। तो फर्स्ट केस आपका ऐसा है। नेक्स्ट केस जो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो इस लूप का प्लेन होगा वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में नहीं होगा, वो एट सम एंगल थीटा डेविएटेड होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है, आपने बिल्कुल इसको इधर रखना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसी प्लेन में आप बात कर रहे हो। तो चलिए, इसमें ये जो आपका ये लूप है उसमें पहले इस करंट कैरिंग वायर जो है यहाँ पर, और इसमें मैग्नेटिक आप फोर्स देखते हो, फोर्स कैसे निकालते हो, आपको पता है बाहर से आपकी क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उस पर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगती है, और वो ऑलरेडी हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है वो हम कर चुके हैं। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। अब हमने जो ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये वाली कॉइल है जो रेक्टेंगुलर, उसमें हमने क्या करना है कि 4 आर्म्स ले लेनी है। एक आर्म लेनी है AB, फिर BC, फिर CD एंड देन DA। ओके, फिर चारों में हमें देखना है कि फोर्स कितनी लग रही होगी अलग अलग जगह। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वैसे आपको अगर देखा जाए तो जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता था, जो हमने लर्न करा है, उसकी वैल्यू होती है IL B साइन थीटा। ये क्या होता था कि उसमें जितना करंट है और जितनी उसकी लेंथ है और बाहर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता था, द एंगल बिटवीन द L एंड द B, इन दोनों के बीच का एंगल होता था। सो वैसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन आर्म BC हमें निकालनी है। सपोज सबसे पहले हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ BC में कितनी आपकी फोर्स लगेगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमें एंगल जो थीटा है, जो जनरल फार्मूला में हम थीटा एंगल देख रहे हैं, वो किसके बीच में है, वो L एंड B के बीच में है। तो L और B के बीच में क्या हो जाएगा, देखो B की डायरेक्शन तो हमें पता है यहाँ से यहाँ है, L की डायरेक्शन क्या होगी, L की डायरेक्शन आप सभी को पता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन लेंथ वाले वेक्टर की भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जा रहा है, यहाँ पर ये L वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और I जो करंट है, I करंट इधर जा रहा है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। तो यानी इस केस में इस BC आर्म के लिए जो थीटा होगा, एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पैरेलल है, इसी की वजह से एंगल यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। राइट, 0 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर आप 0 पुट करोगे, आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इन दिस आर्म। ओके, जो आपको बता दिया वहाँ पर। नाउ यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर IL
आई एल बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कर दिया हमने, और जो एल है, जो आपकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, इस साइड की लेंथ आपने एज्यूम करी है ए, तो आप यहाँ पर एल की जगह आप यहाँ पर ए लिख सकते हो, और यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, साइन 0। अल्टीमेटली साइन 0 इज़ 0, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर इस आर्म में कोई फोर्स नहीं लगेगी बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स विल बी 0। फर्स्ट आर्म पे फोर्स निकल चुकी है 0। तो चलिए नेक्स्ट आर्म देखते हैं। नेक्स्ट आर्म देखनी है हमें डी ए, ठीक है। करंट भी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो दैट मीन्स एल की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, वो भी आपकी इस डायरेक्शन में होगी। एल इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट है। दैट मीन्स आपका थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखते हैं कि इसके केस में जो आपका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एंटी पैरेलल है आपके 180 डिग्री। सो हमारा जो इस पर फोर्स लगेगी, इस आर्म पे फोर्स लगेगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला है आई, और लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अगेन ये ए है ऊपर वाला, ये ए है, तो ये भी ऑब्वियसली आपका ए हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर आई ए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से बी है, साइन ऑफ 180, साइन 180 अगेन आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नाउ अगेन दूसरी एक ऐसी आर्म आ चुकी है जिसमें आपकी जो फोर्स है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी 0 है। सो हमने क्या किया, ये डी ए आर्म है और हमारी जो बी सी आर्म है उनमें फोर्स 0 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब हम देखते हैं जो ये ए बी एंड आपकी जो सी डी आर्म्स है उस पर कितनी फोर्स लग रही है। सो अगर आप यहाँ पर ये वाली ए बी आर्म देखो, ए और बी आर्म देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंगल कितना है एल और आपका बी के बीच में। आई आपका इस डायरेक्शन में है, राइट, आई कहाँ है, ऊपर वाली डायरेक्शन में है ये, तो एल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, एल की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो नाउ इस आर्म में अगर आप देखोगे सी से डी जाने में, सी से डी जाने में करंट नीचे को आ रहा है, तो यानी कि जो एल का वेक्टर होगा वो भी नीचे को होगा, और बी की डायरेक्शन आपकी यहाँ है, दोनों ये नीचे को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, दोनों एंगल क्या बनाएंगे, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपकी ये वाली पैरेलल आर्म्स दिखाई दे रही है जिनकी लेंथ बी है, वो जो है उनका जो लेंथ वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, अब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो दोनों में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर भी हम लिखते हैं, यहाँ पर भी थीटा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी आपका क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इस केस में भी। तो जो फोर्स लग रही है इस केस में ए बी पर, ए बी वाली जो आर्म है उस पर जो फोर्स लग रही है हमने बोल दिया, लेट अस सपोज वो है F1, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई करंट, और इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है इसकी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी लेंथ है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, आई बी, आई स्मॉल बी क्या है, लेंथ है उसकी, और कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो हमने यहाँ पर साइन 90 को 1 कर दिया, तो आप सिर्फ इतना ही लिखो क्योंकि आप समझ के होगे 90 पुट करा है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसी सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आई बी, ओके बी, और साइन 90 आपको करना था, वो भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस निकल चुकी है, F1 एक्टिंग ऑन अ आर्म ए बी, और आपकी F2 एक्टिंग ऑन अ आर्म कौन सी, सी डी आर्म पे ये वाली फोर्स लग रही है। आप अब देख रहे होगे कि अगर मैग्नीट्यूड देखें, जो फोर्स 1 एंड फोर्स 2 लग रही है वो दोनों क्या है, इक्वल है। सो फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी जो आर्म है वो इक्वल है बट ऑपोजिट इन नेचर है। अब हम देखते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, क्यों इसको ऑपोजिट इन नेचर का बोल रहे हैं। सो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि इस पे जो आपकी फोर्स लग रही है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो दोनों ही सेम है, और उनकी वैल्यू क्या है, आई बी बी उनकी वैल्यू है, ओके। बाकी इधर और इधर 0 फोर्स लग रही है ना। हमें अगर देखो फोर्स की अगर डायरेक्शन हमें चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताता है, लेफ्ट हैंड रूल में ये एफ बी आई होता है, फोर्स बी मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट। सो अगर यहाँ पर हम देखें कि जो वो फोर्स लग रही होगी वो आपकी कितनी होगी, आई आपका क्या है, आई किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये बी है उसको हम कहाँ रखेंगे, इस डायरेक्शन में, और आई है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो आई जो था उसको आप ऊपर ले गए, आई को ऊपर ले गए, देखो ये आई था
तो I को ऊपर ले जाना, तो I को हम ऊपर ले गए और आपका ये जो है B है, ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, तो I ऊपर गया, B इधर आ जाएगा। फोर्स कहाँ आ रही है? फोर्स आपकी डाउनवर्ड आ रही है, दैट मीन्स इस पर फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स आपकी डाउनवर्ड लगेगी। सो हमें एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। सो यहाँ से हमने देखा कि जो फोर्स लग रही है यहाँ पर वो आपकी डाउनवर्ड लग रही है, और वो फोर्स क्या है? लेट इट बी, वो फोर्स 1 है, ठीक है, और फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होगा। चलिए यहाँ पर फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके आगे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और आई आपका कहाँ होना चाहिए? करंट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर लग रही है, फोर्स आपकी कहाँ लगेगी? फोर्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर देखा कि जो फोर्स हमारी लग रही है वो कहाँ लग रही है? हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और उसकी वैल्यू हम F2 लिख लेते हैं। और आपका यहाँ पर क्या है? F1 इज इक्वल टू F2 है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो F1 है इज इक्वल टू F2 है इन मैग्नीट्यूड, बट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बट ये क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जैसे आप देख सकते हो। तो देखो फोर्स, अगर टोटल नेट फोर्स अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो यहाँ पर तो ऑलरेडी फोर्स 0 थी, इस आर्म पर, इस आर्म में भी 0 थी, इस पे F1 लग रही है, इस पे F2 लग रही है, और F1 F2 दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड की है, और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रही है। एक इसको नीचे को फोर्स लगा रही है, एक इसको अपवर्ड फोर्स लगा रही है। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड की नीचे ऊपर फोर्स लगा रही है तो यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स विल बी 0। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि कभी भी अगर आप रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें नेट अगर फोर्स की बात करी जाए तो वो दैट वुड बी इक्वल टू 0। कब आएगी? जब आपने इसको इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। So net force on a rectangular current carrying loop is in a uniform magnetic field is 0। F net आपकी 0 आ जाएगी क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट इन डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ जो हमने फोर्स निकाली इज गिवन बाय द, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चली। सो ए बी जो आपकी ए बी आर्म है उसमें फोर्स हमने देखा वो डाउनवर्ड होगी, ओके, और जो ये वाली आर्म सी डी वाली आर्म थी उस पर हमारी फोर्स अपवर्ड थी। सो दैट एफ जो नेट है वो आपका इक्वल्स टू 0 हो गया। नेट फोर्स तो आपकी 0 होगी, बट एक और चीज़ है यहाँ पर, बट दिस विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। ये आपका बेशक टोटल जो फोर्स है वो आपकी 0 है यहाँ पर, बट फिर भी जो आपकी ये रेक्टेंगुलर लूप है वो आपका एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स। एक ये आपका फोर्स ही बताता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स, बट कौन सी फोर्स? दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि वो फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को कैसा करे? रोटेशन वाला मोशन दे, रोटेट करे, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इसमें होगा, बेशक एफ नेट 0 होगा बट इसमें टॉर्क डेफिनेटली रहेगा। तो हम वही, आपका जो टॉपिक है वही है कि टॉर्क कैसे निकालना है। इसमें टॉर्क क्या होता है? वो फोर्स जो इसको कैसे फ्लिप करे। अब ये फ्लिप कैसे होगा? इमेजिन करो ये वाला, अगर ये सपोज ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये वाली पूरी ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें डाउनवर्ड अगर यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से इसमें अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो ये कैसे जाएगा? ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ऐसे रोटेट करेगा ये, राइट, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क। तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है जो कि टॉर्क जनरेट कर रही है? पेयर ऑफ फोर्सेस जो F1 यहाँ पर लग रही है और जो F2 यहाँ पे लग रही है, बिल्कुल जो पैरेलल फोर्सेस है और कैसी है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो वो क्या करेगी यहाँ पे? वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है इन द लूप। टॉर्क विल रोटेट द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज। आप देख पा रहे होगे अगर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका ऐसा होगा, ओके, सपोज ऐसी है, अगर ये वाली शीट ऐसी है तो ये वाली चीज़ नीचे को जाएगी और ये ऊपर को जाएगा, तो ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि फोर्स उस पर कितनी लग रही है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये दो फोर्सेस है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनटू इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है इनटू उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पर सपोज़ हमने क्या किया, अब इतना हम जो डायग्राम है वो बार बार नहीं बना सकते, तो हमने क्या हम सपोज़ हमने ना हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, AD जो लेंथ है हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल हम यहाँ पे खड़े हैं और हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। तो हमें कैसे दिखाई देगा, जो AD वाली लेंथ है वो दिखाई देगी और उस पर क्या दिखाई देगा कि उस A वाली साइड पे फोर्स नीचे को लग रही है, D वाली साइड पे हमें फोर्स क्या दिखाई देगी, ऊपर को लग रही है। तो हमने रैदर कि पूरा बनाते हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम AD से रिप्रेजेंट करते कि AD उठा देते हैं, फिर फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, व्यू ऑफ लूप फ्रॉम द AD एंड, आपको लूप को कैसे देखना है, AD वाली साइड से देखना है और AD को यहाँ से उठाना है। सो हमने ये पूरा जो था उसमें जो AD था उसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया ना। AD जो है आपको पता है A वाली साइड फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स नीचे को लग रही है, तो हमने इधर लिखा। D वाली साइड फोर्स आपकी ऊपर लग रही थी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप कितना होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगी और वो कितनी है, वो है आपकी A। और वो क्या होगी, ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, अभी बिल्कुल ऐसे है, सीधा है, A और D बिल्कुल सीधा है। तो ये जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का A जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो यानी कि हमने क्या किया, टॉर्क का फॉर्मूला इस वाले केस में जब आपने बिल्कुल ऐसा रखा है, केस 1 के केस में आपने क्या किया कि फोर्स की वैल्यू यहाँ पर F लिख लिया, ओके, जो कि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों की सेम वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखोगे। और A क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस शुड बी इन परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर जो आपके पास डिस्टेंस है दैट इज योर A। तो आपने A यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि आपको यहाँ पर F की वैल्यू डालनी होगी। F की वैल्यू कैसे आई है, देखो F1 F2 की वैल्यू क्या है, IBB। तो आप बस यहाँ पर ये वाली चीज़ें पुट करना स्टार्ट कर दोगे। सो नाउ वी कैन राइट इट एज टॉर्क की वैल्यू जो आने वाली है आपके केस में वो कितनी आने वाली है, टॉर्क इज इक्वल टू F। जो F की वैल्यू है वो आपकी क्या है, I स्मॉल b क्या है, उस वो लेंथ है आपकी, ओके, एक आर्म की लेंथ है, और B आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसके बाद इनटू आपने क्या किया, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने A मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A और B आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम टॉर्क इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, I करंट हो गया, A इंटू बी क्या हो जाएगा, A इंटू बी हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर शीट है, यानी कि रेक्टेंगुलर लूप कह लो, लूप है, उसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ ये वाली हो जाएगी और ब्रेड्थ ये वाली हो जाएगी। A भी आपका आ गया, तो यानी कि यहाँ पर A भी आपका एरिया है, दैट इज इक्वल टू A। सो आपको ये पता होना चाहिए ये A क्या है, एरिया है, A इंटू B आ गया। सो फर्स्ट केस में हम सक्सेसफुली क्या निकाल चुके हैं, टॉर्क निकाल चुके हैं, जब हमने उसको सिंपल पोजीशन में अभी रखा है। अब नेक्स्ट केस करते हैं, यहाँ तक अभी आपका हो गया। अब नेक्स्ट केस करते हैं। अब देखो, अब जब ये टॉर्क इसमें लग रहा है, इसमें सर्कुलर मोशन इसमें आ रहा है, सो दैट मीन्स आपका कैसा आ रहा है, अभी इनिशियली ये ऐसा था, टॉर्क लगा तो थोड़ा ऐसा ट्विस्ट हो जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट केस में जब ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, अब क्या हुआ, वो जो ये वाली आपकी ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, वो अभी ऐसे ट्विस्ट होगी। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही थी, उसके साथ ये वाली आपकी जो रेक्टेंगुलर शीट है वो सम एंगल पे क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। अभी वो सेम प्लेन में थी, देखो बी का प्लेन ये है और शीट का प्लेन भी आपका यही था। अब जब वो टिल्ट हो गई तो ये वाली जो शीट है आपकी वो क्या हुई, वो दूसरे प्लेन में आ गई। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बी जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला जो आपका पूरा रेक्टेंगुलर शीट है उसके बीच में कोई एंगल आ जाएगा, क्योंकि अब कौन सा फेस है, जब वो टिल्ट हो चुकी है। तो इस केस में जब वो टिल्ट हो चुकी है एट एनी एंगल थीटा, तो उस केस में भी हम टॉर्क निकालते हैं। तो केस 2 आपका वही है, नॉर्मल जो केस है आपका सिंपल केस से, दूसरे वाला जब आपका प्लेन ऑफ द लूप मेक्स थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अब आपका क्या हो जाएगा, जब आपने फर्स्ट केस में क्या बनाया था, जो जब आप AD से इसको देख रहे हो तो AD बिल्कुल ही पैरेलल है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल ही पैरेलल था। बट अब इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका यहाँ पर AD है वो इसकी टॉर्क की वजह से थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो यानी कि वो जो AD है वो क्या करेगा, यहाँ पर B जो है B के साथ बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा टिल्टेड होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस AD को कैसे बना दिया, AD को हमने इस तरह से बना दिया। तो मैं अगेन आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ सो दैट आपको ईजी हो। सो हमने क्या किया, वो जो AD था अभी पैरेलल था, उस AD को हमने क्या करना, थोड़ा टिल्टेड जैसा बनाना है, ऐसे
ऐसे टिल्टेड बनाना है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा था, ठीक है, अभी ऐसा था तो अभी कैसा हो गया, यहाँ से वो टिल्ट हो गया, ऐसा था पहले तो उसके बाद ये टिल्ट हो गया, तो आपका ए भी जो था वो थोड़ा ऐसा टिल्ट हो गया, तो ये इधर को टिल्ट हो गया, पहले कैसा था, पहले ऐसे था, ठीक है, अब थोड़ा टिल्ट हो गया। अब जब ये टिल्ट हो चुका है तो हमारे पास अभी भी क्या है, ए वाली साइड पे हमेशा फोर्स नीचे को लगनी है, डी वाली साइड में हमेशा फोर्स ऊपर को लगनी है। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ए वाली साइड को नीचे फोर्स F1 लगेगी और ऊपर वाली डी वाली साइड में कहाँ लगेगी, ऊपर को लगेगी F2, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपका अगेन सेम है। अगर हमें इसमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों में से जो भी आपकी सेम फोर्सेस है उनका आपको वैल्यू डालनी होती है यहाँ पर इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ से लेके यहाँ तक AD क्या था, ए से लेके डी तक डिस्टेंस था आपका ए, ओके राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस था ए। अब हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर होता है बिटवीन दीज टू फोर्सेस वो हम ए नहीं ले सकते, बिकॉज आप देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स 1 एंड फोर्स 2 है वो अब ए नहीं आया, बिकॉज AD जो है वो आपका टिल्ट हो चुका है, हॉरिजेंटल से टिल्ट हो चुका है। सो अब हमें यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो निकालना है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कैसे हो जाएगा, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से भी इसको लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन इसमें ड्रॉ करोगे, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो इसके पैरेलल ये वाली फोर्स नीचे पैरेलल है, ठीक है, ये वाली फोर्स ऊपर पैरेलल है। अगर इस वाली लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट नीचे कर दे तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो हमने इसको लेट कर दिया x, ये हमारा क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें चाहिए, ओके, ये यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ओके, इनके बीच में डिस्टेंस है। अब सारी जो कहानी होगी वो x को निकालने के लिए होगी। सो इसके लिए हमें एक और चीज़ पता है, हमने बोला था कि थीटा एंगल से वो टिल्ट हो रहा है यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है इनिशियली, ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगी, नॉर्थ से साउथ ही जाएगी। अब हमने क्या बोला है कि जैसे ये वाला जो आपका इसका सरफेस है वो ऐसा टिल्ट हो चुका है, तो हमने बोला है कि जो AD आपका जो रेक्टेंगुलर शीट है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका जो प्लेन है और इसका B जो है वो आपस में क्या है, थीटा एंगल पर है, पर उसके लिए कोई ना कोई ये वेक्टर फॉर्म में है, तो आपका जो ये वाली चीज़ है, ये वाला एरिया है, उसका भी तो कोई एरिया वेक्टर बताना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के बीच में ही आप एंगल बताओगे। सो आप हमेशा करते हो कि जो सरफेस होता है, मान लो अगर ये सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता था, उसका एरिया वेक्टर होता था इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हम ले लेते थे यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाता था आपका, वो एरिया वेक्टर हो जाता था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये देखो इसके थ्रू हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ए इज़ द एरिया वेक्टर, राइट। अब क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और जो बी है उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा अब थीटा है, तो यही वो थीटा एंगल है जिससे कि आपका जो प्लेन है वो टिल्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द बी, ओके। तभी तो आपका इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ओके, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल आपका थीटा है। अब क्या करते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स करते हैं। आपको पता है यहाँ और यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ओके, क्योंकि ये वाला और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। हम इंटरेस्टेड है इस वाले एंगल को निकालने के लिए फिलहाल। अब देखो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि जो ये ए वेक्टर है, जो ये लाइन बनाई है, ध्यान से देखो वो कैसी है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये टोटल एंगल 90 है और आधा एंगल इसका यहाँ कितना थीटा बन रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 टोटल था, उसमें से आधा पोर्शन थीटा है, तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास, राइट। अब हम करते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, फिर सपोज अगर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है, टोटल होता है 180। सो यहाँ 90 ऑलरेडी है, 90 ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस यहाँ पर कितना है आपका, प्लस करोगे 90 माइनस थीटा है, तो आपका ये जो एंगल होगा, सपोज इस एंगल को एंगल डी हमने बोला, इज इक्वल टू टोटल जो तीनों एंगल है उसका सम आपका 180 होना चाहिए। दिस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180।
जो यहाँ पर एंगल है 90 और 90, ये क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 180 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या आएगा आपका माइनस थीटा प्लस एंगल जो डी है वो इज इक्वल टू 0 हुआ, और जो एंगल डी आप निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू थीटा आ गई। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है ये कितना आ रहा है, आपका थीटा एंगल आ रहा है। तो आप समझ के होगे हमने कैसे किया, यहाँ पे एंगल थीटा था तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 90 था, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो, 90 माइनस थीटा। टोटल ट्राइंगल जो है उसके एंगल होता है, उसका सम होता है 180, सबका 180 करो और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ एंगल डी की वैल्यू आपको थीटा मिल गई। सो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है और यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है उसको मैं अलग से ही बना देती हूँ। ये वाला ट्राइंगल आपका ए डी ओ ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम बता चुके हैं कि यहाँ पर तो 90 है ही क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है आपका एक्स डिस्टेंस है जो कि हमें चाहिए, और यहाँ पर कितना एंगल निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम थीटा एंगल निकाल चुके हैं। तो अगर एक्स एंगल निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं। हमें यहाँ पे एक्स एंगल निकालना है। एक्स एंगल कैसे निकाल सकते हो, अगर आप देखो एक्स वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अगर आप देखो तो यहाँ पर थीटा और ये है, जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, ये बेस है आपका, ये क्या हो जाएगा, एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 के ऑपोजिट क्या होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम इसमें साइन थीटा निकालें, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, आपका एक्स परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, ए है। तो दैट मीन्स आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से इजीली आ सकती है। एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ सकती है, ए साइन थीटा आ सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे ओनली फॉर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे थे, सो दैट हम यहाँ टॉर्क के फॉर्मूला में इसको डाल पाए। तो एक्स कैसे निकलना था, एक्स साइन थीटा से निकलना था। उसके लिए आपको पता होना चाहिए था कि ये एंगल कितना है, तो एंगल आपने इस तरह से निकाल दिया। सो फाइनली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये x की वैल्यू है, टॉर्क हम पहले लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, नाउ फॉर दिस केस ओनली, जब आपका वो टिल्ट हो चुका है, देखो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसकी डायरेक्शन है थीटा, थीटा किसके साथ है, ये ए आपको नज़र आ रहा है, ए क्या है आपका एरिया वेक्टर ऑफ दिस, ए और डी जो है आपका उसका एरिया वेक्टर यहाँ पर है, और यहाँ पर बी है, दोनों बना रहे थीटा एंगल, राइट। अब यहाँ थीटा है तो यहाँ मैथमेटिकली यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा आपका इस कॉर्नर पे। नाउ आपको निकालना है ये वाली, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स निकालना है। सो नाउ टॉर्क फॉर दिस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, टॉर्क विल बी इक्वल टू, जो फोर्स होगी, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका x हो गया। तो नाउ जो x है वो कैसे निकल जाएगा, इन ट्राइंगल अगर आप AOD करोगे, इन ट्राइंगल अगर आप AOD करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल है, जो एंगल D है वो कितना है, एंगल D इज इक्वल टू थीटा है, और जो आपका एंगल O है वो कितना है, वो आपका 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि इस केस में अगर फिर से मैं यहाँ पर बना दूँ ADO बना दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर X है आपका, यहाँ पर एंगल 90 है और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ऐसे देखते हुए हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है इस परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर कैसे निकल सकता है, सो आपका इन ट्राइंगल दिस आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे साइन ऑफ थीटा एंगल, राइट। साइन ऑफ थीटा एंगल आप कैसे निकालोगे, साइन ऑफ थीटा वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो ये थीटा एंगल है उसके नेक्स्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। वैसे भी आपको पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर इस थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल होता है, ऑपोजिट वाली साइड होती है। तो इसकी वैल्यू x आ गई, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है a, तो आपका इतना आ गया। नाउ जो x निकालना था आपको, x वुड बी इक्वल टू a और साइन थीटा आपके पास आ चुका है। नाउ x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू, टॉर्क आपका कितना आ गया, टॉर्क विल बी इक्वल टू आपका जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगेन इस केस में भी फोर्स की वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पर है IBB। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू IB एंड B आ गई, ये फोर्स की वैल्यू है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी A साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अगेन इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, वेयर B और A जो है वो मिला के आपका क्या बना रहे, एरिया बना रहे। तो आपका कितना आ जाएगा,
ए फॉर आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, और बी आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा एंगल आ जाएगा, राइट। अब ये आपका फाइनली हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल चुकी है अगर वो थीटा एंगल से टिल्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ए बी सी डी यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल। सो नाउ आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एन टर्न, सपोज अभी तो यहाँ पर कितने हैं, एक ही हमने वो ली है रेक्टेंगुलर, आपकी एक ही कॉइल है। अगर ऐसी कॉइल्स बहुत सारी एन टर्न की हो तो क्या हो जाएगा, वो एन टाइम्स हो जाएगी जो टॉर्क की वैल्यू है। फॉर एन टर्न्स हम लिखेंगे फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है रेक्टेंगुलर आपकी कॉइल की तो उसके केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला है उसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आप इनटू करोगे और यहाँ पर I, A और B और यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, डन। और उसी तरह से इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉर्क इज़ इक्वल टू आप n और जो I है उसको आगे लिखोगे और साथ ही साथ जो A और B है, A और B में साइन थीटा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका A क्रॉस बी कर सकते हो क्योंकि क्रॉस से आपका क्या खुलता है, साइन थीटा खुलता है। तो ये वाली आपकी वैल्यूज आ चुकी है एन टर्न के लिए और प्रॉपर आपने वेक्टर क्वांटिटी भी इसकी देख ली है। आपके पास ये NIA है, वो क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, दैट मीन्स M इज इक्वल टू क्या है आपकी NIA हो जाती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम आगे भी करेंगे। एक्चुअल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताती है, किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है और उसकी वैल्यू अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसमें n है तो NI इंटू A कर लो, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में वो बताती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा M, उसकी डायरेक्शन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में M भी होगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या पता चली, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA हो गया। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।